डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज का एक बर्निंग क्वेश्चन है एआई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप जानते हैं कि एआई तकनीकी को लेकर कई तरह के विवाद है, लेकिन यहां मुझे उन विवादों से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इस मुद्दे पर आपके साथ विचार करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ओर से क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इस मुद्दे पर काफी अस्पष्ट होते हैं, मतलब अनक्लियर होते हैं कि आखिर ये जो एआई टेक्नोलॉजी है वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान है। कई लोग तो इतने इंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी से ही यूपीएससी को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो मैं इस मुद्दे पर बताऊं और इस मुद्दे पर गहन विचार करने के लिए मैं आपके साथ आया हूं और मैं इसके दोनों पक्ष आपको बताना चाहता हूं और मेरी इस बातों को आप गौर से सुनेंगे। देखिए, एआई टेक्नोलॉजी वाकई में आपका फ्रेंड हो सकता है। कैसे? तो आपको कोई अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पाना हो, अगर किसी टॉपिक पर आपने कमांड कर लिया हो, उस टॉपिक को डिजाइन करना हो, या फिर उस पर अगर आप क्वेश्चन लिखते हो और उस क्वेश्चन की डिजाइनिंग आप पहले अगर लिख लेते हो और फिर आपको एआई में देखना हो, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से आप अगर अपनी क्वालिटी ऑफ आंसर को चेक करना चाहते हैं तो वहां आपका हेल्प कर सकता है। स्पेसिफिकली आपका वो 24 आवर्स का फ्रेंड है। मन में कई बार एक छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, क्या होगा। आप एआई से कहेंगे तो एआई आपको इसका इमीडिएट एक आंसर दे देगा। आपका बहुत सारा छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो आपका इस लिहाज में वो आपका एक बड़ा फ्रेंड है, 24 आवर्स का साथी है। लेकिन इसका एक बड़ा ही नेगेटिव एस्पेक्ट है और मैं इसके पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड के खतरे को ज्यादा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच ही रहता हूं और स्टूडेंट्स पर इसके दुष्प्रभाव को मैं दिनानुदिन अंकित कर रहा हूं। 2024 से ये टेक्नोलॉजी मैंने स्टूडेंट्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखा है। धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में गिरावट देखी है। तो इन बातों से मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा। देखिए, एक्चुअली हमारा जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है वो पेन पेपर का एग्जाम है। हम यूपीएससी में जाते हैं तो हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं होता, कोई लैपटॉप नहीं होता, कोई मोबाइल फोन नहीं होता। हमें अपने पेन और पेपर से लिखना होता है। स्काई इज द लिमिट। बहुत बड़ा सिलेबस हमारे सामने होता है और जनरल स्टडी में 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर ऑप्शनल पेपर के भी क्वेश्चन को ले तो शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस मिला के लगभग 19 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। फिर भी ऑप्शनल जनरल स्टडीज की तुलना में आपको थोड़ा सा कम समय लेता है, तो इसलिए आप 20 क्वेश्चंस आपको लिखना है, अपनी मेमोरी से लिखना है, अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखना है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप डेटा लेने के लिए कर सकते हैं, क्वेश्चन को रिडिजाइन करने के लिए कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को यदा कदा इवैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर निर्भर हो जाएंगे तो आपका जो कॉग्निटिव एरोजन हो जाएगा। कॉग्निटिव एरोजन का मतलब है कि आपका जो खुद का संज्ञानात्मक क्षमता है वो नष्ट होती जाएगी, आपके वोकैबुलरी कम होते जाएंगे, आपके अपने शब्द और मुहावरे उठते जाएंगे, आप अपनी भाषा को भूलते जाएंगे। और जब आप यूपीएससी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप खुद लिखने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उस समय आपको एआई पर इतनी ज्यादा निर्भरता हो जाएगी कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं कुछ भी लिखने की स्थिति में नहीं हूं। तो ये तो बहुत ही वैक्यूम की स्थिति हो जाएगी। इसलिए इस चीज से बचिए। देखिए, मैंने महसूस किया है, पहला मैंने इरोजन देखा है, कॉग्निटिव इरोजन बच्चों में, जब कोविड-19 के बाद के जो बच्चे आए उसमें मैंने ये प्रॉब्लम देखा। देखिए, एक तो कहावत पूरी है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक जो हमारी स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, वो शिक्षा बच्चों को पढ़ाकर और ट्रेन करके भेजती नहीं है, क्योंकि वहां पर बच्चों को रूट लर्निंग कराई जाती है। जो बच्चे वहीं तक पढ़ते हैं वहीं भूल जाते हैं। यूपीएससी में रूट लर्निंग के स्टेप आगे बढ़ के हमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ती है,
क्योंकि रूट लर्निंग से यूपीएससी में कभी काम नहीं हो सकता। फिर भी अगर एआई टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस और रूट लर्निंग दोनों में आप हमें एक चुनने के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे कि फिर भी रूट लर्निंग अच्छा है, क्योंकि रूट लर्निंग से कम दिमाग चालू हालत में तो होता है, सक्रिय तो होता है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भरता से तो दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। आज देखिए, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता। मैंने जब जनरल स्टडीज के क्लासेस जब स्टार्ट करवाए तो मैंने ऐसा देखा कि इकोनॉमी का क्लास हो, पॉलिटी का क्लास हो, बच्चों का बेसिक इतना वीक होता है और बेसिक समझ की इतनी कमी होती है कि उन्हें सीधे अगर क्वेश्चन आंसर या बहुत ही स्टैंडर्ड एडवांस स्टेज के स्टडी पर लाया जाता है तो वो वैक्यूम हो जाता है उनके दिमाग में। ये बहुत ही नेचुरल है, उनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं, हमारी शिक्षा पद्धति की गलती है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें शिक्षा इस तरह की दी ही नहीं जाती है कि बच्चे सोचें। जब पहली बार हम बोलते हैं बच्चों को, आपको याद होगा कि मैं हमेशा, मेरा ये स्लोगन रहा है, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कुछ सोचो, कुछ सोचो, तो उनको लगता है मैं क्या सोचूं, सर का दिमाग कहीं फिसल तो नहीं गया है। भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी भी सोचने की चीज है, लेकिन हम सोचने से मीन करते हैं कि टॉपिक से टॉपिक को जोड़कर आप अगर अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे तो उस अंडरस्टैंडिंग को पैदा करने के लिए और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप क्वेश्चन आंसर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप उसके लिए आपको सोचने की प्रक्रिया होगी। आपकी कॉपी, पेन, आपके बुक्स या स्टडी मटेरियल और आपके दिमाग के बीच एक लिंक बनाता है थिंकिंग। और अगर वो थिंकिंग इरोडेड हो जाती है तब तो हमारे लिए बस एआई इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा जिसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, आप खुद चैट जीपीटी पर खुद डालकर आप देखिए, पूछिए उससे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एआई टेक्नोलॉजी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, डज इट डू कॉग्निटिव इरोजन फॉर द स्टूडेंट्स, तो आपको कई लाभ बताएंगे, लेकिन अंत में आपको वार्निंग देगा, इस पर डिपेंड मत करिए, अपना सोचना बंद मत करिए, अपना लिखना बंद मत करिए, ये अन्यथा यू विल बी अ ग्रेट लूजर। वो क्लियरली आपको चैट जीटीपी ही चेतावनी देगा, वार्निंग देगा, समझाएगा। ये तो हुई उस स्टेज की बात जो बच्चे थोड़ा आगे के स्टेज में पहुंच चुके हैं। लेकिन आज जो बच्चे जो सोचने की स्थिति में, लिखने की स्थिति में, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, मैंने आपको बताया कि जब मैंने जनरल स्टडीज स्टार्ट किया तो सबसे पहले कोर्स रखा बेसिक फाउंडेशन। मैं बच्चों को कहता हूं, कई बार बच्चे हंसते भी और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा क्लास का माहौल भी लाइट होता है कि देखो बच्चे, ऐसा होता है कि मैं आपको पढ़ाने से पहले दिमाग में पेंदी लगाना चाहता हूं। पेंदी होती है, कोई घड़ा होता है या कोई होता है, उसका बेस होता है। सो आई एम जस्ट फिक्सिंग द बेस टू योर पॉट सो दैट कि व्हाट एवर आई एम जस्ट गिविंग इट, ड्रॉपिंग इट, सो इट शुड नॉट बी फॉल डाउन ऑन द अर्थ डायरेक्टली। मतलब हम आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि जो आपके दिमाग में रुके। अब मान लीजिए बच्चे जब इस स्टेज में है तो एआई टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। एआई से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देगा, क्वेश्चन वो खुद क्रिएट नहीं करेगा। और क्वेश्चन पूछने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी नॉलेज से आती है। एआई का कैसे हम यूज करें वो भी नॉलेज से आता है। एआई तक पहुंचने के लिए हमको सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होगा। तो देखिए, हम आपको इसीलिए इस बात के प्रति सावधान करना चाहेंगे कि आप मिर्ग मरीज का में मत पड़िएगा। मतलब यू शुड नॉट फॉल इनटू एन इल्यूजन, क्योंकि वो आपको एक गलत दिशा में तैयारी को ले जा रहा है। हम याद है, मैं आपको बताऊं कि मैं 1993 से पढ़ा रहा हूं। 95-96 में पहली बार जब इंटरनेट तो आ गया टेक्निकली पहले ही 91 वगैरह में ही, लेकिन इंटरनेट का जो वास्तविक यूज हमने देखा वो तकरीबन
जो मतलब जिसको कि फंक्शनिंग यूज, हालांकि देखिए कंप्यूटर वगैरह तो चल रहे थे सब कुछ, लेकिन हम 2000 के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे इंटरनेट के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। फिर इंटरनेट का फेज आया, लेकिन इंटरनेट का फेज अगर गहराया है तो 2010 के बाद गहराया है। तो हमें याद है कि 2008 तक 2009 तक इतनी क्वालिटी के बच्चों को पढ़ाते थे, इतने ज्यादा रिजल्ट भी आता था, इंग्लिश मीडियम से भी, हिंदी मीडियम से भी, और हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत अच्छे करते थे क्योंकि पेन पेपर से लिखते थे, बड़ा ही परंपरागत तरीके से पढ़ाई करते थे, बुक्स रीडिंग करते थे। तो बुक्स रीडिंग करने का फायदा होता था। अब क्या होता है कि अब वो चीजें समाप्त हो गई धीरे धीरे। पहले तो इंटरनेट ने बहुत कुछ छीना, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ छीना, बच्चों का टाइम स्पैन जो अटेंशन का है वो कम होता चला गया। मैं कई बार क्लास में मजाक में बोलता हूं कि बच्चों को इन ऑर्डर टू क्रिएट द लाइट इन्वायरमेंट, कि भाई आपको मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि आपका जो अटेंशन है 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए फिर बीच में मुझे राइटिंग करवानी पड़ती है। तो हम इस बात के प्रति सावधान रहते हैं कि भाई देखिए एक सीमा से अधिक इनका अटेंशन एक पॉइंट पर नहीं रुक पाएगा, और ये दिनानुदिन कम होता गया। 15 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, उससे भी कम होता गया। अब जब एआई, कोविड-19 और एआई के बाद के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब उसमें दो लेवल पर मैं समझता देख रहा हूं। एआई आपको लिख कर देगा, या एआई आपको जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, एलएलएम मॉडल, वो आपको डिजाइन करके देगा। लेकिन बच्चों का एक प्रॉब्लम कभी स्टूडेंट समझे, क्या वो पढ़कर समझ पाते हैं? मैंने उस पर आप लेक्चर भी डाला है, क्या आप पढ़कर समझ पाते हैं? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़कर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मैं अपने क्लास में लिखवाता हूं कंपल्सरीली, दो कारणों से। एक तो बच्चों का लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी जितना ज्यादा इंप्रूव करे उतना बढ़िया है। दूसरी बात है कि मैं जानता हूं कि पेन पेपर पकड़ना उन्होंने कम कर दिया है, टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन अचानक से जाके टेस्ट सीरीज देते हैं, उससे पहले घर पर इनफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और इनफ प्रैक्टिस भी करते हैं तो सब्जेक्ट का और बुक्स का स्टडी लगभग बच्चों ने छोड़ ही दिया है, नोट से पढ़ते हैं। अब नोट्स पर ही डिपेंड करता है कि नोट्स किस तरह से बनवाया जाए, किस तरह का नोट्स है, किस क्वालिटी का नोट्स है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका दायरा, जैसे जैसे मार्केट में सोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके पढ़ने का दायरा कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं इसीलिए मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, अपने स्टूडेंट्स को कंपल्सरीली डिक्टेशन देता हूं, कंप्लीट, और क्वेश्चन राइटिंग भी, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कैसे मिडल एरिया है, कैसे उसका कंक्लूजन पार्ट होना चाहिए, कैसे थीसिस बेस्ड राइटिंग की जाती है। मैं क्वेश्चन का मॉडल ही लिखवाता रहता हूं, इसलिए लिखवाता रहता हूं कि ताकि इस बहाने, आई एम ऑलवेज डिक्टेटिंग, कि इस बहाने दे हैव टू लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू कलेक्ट द वोकैबुलरी। मैंने उनकी भाषा में एक प्रवाह है, तो भाषा प्रवाह एआई के कारण और छिज रहा है। ध्यान रखिए, एआई आपका फ्रेंड है, लेकिन आप उसको अपना एनिमी मत बनने दीजिए, नहीं तो आपके पूरी प्रिपरेशन को किल कर देगा। आप अपने, याद रखिए, बी अ थिंकिंग क्रिएचर, टॉपिक से टॉपिक को जोड़ के और सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़कर आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए जो यूपीएससी के लेवल का हो, और रेगुलर आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं किसी दूसरे लेक्चर में एक दूसरे किसी बिंदु को लेकर आऊंगा, और आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, बल्कि आप स्वयं चैट जीपीटी से ही पूछिएगा कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। आपको सबसे पहले वो बताएगा कि यूपीएससी एग्जामिनेशन पेन पेपर से लिखा जाता है, वो वहां पर कोई आपका कंप्यूटर, कुछ भी, न लैपटॉप, न कुछ भी काम नहीं आता है। आपके पास एक एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड के साथ पेन होता है, सिर्फ आप होते हैं, पानी का बॉटल होता है, और उसके बीच एग्जामिनेशन हॉल का वो गर्म वातावरण होता है। मतलब गर्म वातावरण से मतलब ये नहीं है कि बाहर की गर्मी, एक अंदर की गर्मी होती है। और अगर आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बाहर की भी गर्मी होती है। तो उस वातावरण में काम करने में हमें अपनी खुद की क्षमता पर ध्यान देना होता है। कबीरदास के शब्दों में,
आसमान का आस छोड़ प्यारे, उलट दे घट अपना जी। तो वही उस समय एग्जाम हॉल में सिर्फ यही बात याद आती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं यहीं पर रुकता हूं, मैं किसी दूसरे लेक्चर में आपके साथ आऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।